इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो एक्सप्लेनेशन से आएंगे, ना कि जो ये लाइंस आपको स्क्रीन पे दिख रही है इनसे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जो मैं बताऊँगी आप उसको ध्यान से सुनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात है 14 जुलाई 1942 की। ये बात है आपकी 14 जुलाई 1942 की। वर्धा में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। अब ये काम आपका होना चाहिए कि आपको पता हो वर्धा कहाँ पे है। ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप सर्च करोगे वर्धा कहाँ है, ठीक है। तो ये बात है 14 जुलाई 1942 की, कांग्रेस की बैठक चल रही थी वर्धा में। भी उस टाइम पे समिति के अध्यक्ष थे, सब आए हुए थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह, मतलब सब आए हुए थे। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा कि मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस टाइम पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिर 7 अगस्त 1942 में फिर से उसकी बैठक हुई। तो फिर 7 अगस्त 1942 में फिर से कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई। उसमें जो वर्धा प्रस्ताव था, वर्धा प्रस्ताव यही जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, उसकी पुष्टि हो गई कि ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर तभी 8 अगस्त 1942 को इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी जी ने कुछ बातें कही थी, क्योंकि उन्हें ये था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अब जोश जोश में सब कूद पड़े और फिर बाद में ये आंदोलन असफल हो जाए, कोई आए ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले ही कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या कही उन्होंने? पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो भी लोग सरकारी नौकरी में है वो अपनी नौकरी छोड़ो या नहीं छोड़ो ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं नहीं कहूँगा कि आप नौकरी मत करो, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करते रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी कांग्रेस के लिए क्या निष्ठा है उस बात को क्लियर कर दें, कि कभी हम इस धोखे में रहे कि ये हमारा आदमी है और वो हमें सपोर्ट करे नहीं। सपोर्ट कर रहे हो तो उस बात को हमें क्लियर कर दो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कोई भी सैनिक अपने देशवासियों पर गोली नहीं चलाएगा, जो लोग हैं उस पर कोई भी सैनिक गोली नहीं चलाएगा, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने स्टूडेंट के लिए कही, जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो स्टूडेंट्स को अगर आना है तो आओ। उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स को आना है तो आओ, कोई मनाही नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि सबका आंदोलन है, किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन सबका आंदोलन है, हमें सबको स्वतंत्रता चाहिए, हमें सबको अंग्रेजों को भगाना है, तो जिसको आना है वो आओ। तो वो इस बात के लिए डिटरमाइंड हो जाए कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वो हटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि फिर बोलो कि हमारे एग्ज़ाम आ गए या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं अब हमें जॉब की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। मतलब कोई बहाना नहीं है, अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आ जाओ, लेकिन आपके मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और एक चौथी बात बताई उन्होंने, जो रियासतें थी उस टाइम पे उन लोगों के लिए, उन्होंने कहा कि जितने भी राजा और महाराजा हैं वो भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लो, और उनकी रियासत में जितनी भी रहने वाली जनता है वो अपने आप को ये बोल दे कि हम तो भारत के अंग हैं, हम तो भारत राष्ट्र के अंग हैं, ठीक है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात उन्होंने तभी बोल दी थी कि जितने भी राजा महाराजा हैं, जितने भी उनकी रियासतों में रहने वाले लोग हैं, वो सब अपने आप को भारत राष्ट्र का घोषित कर दें, और उन राजाओं का नेतृत्व तो तभी मंजूर करेंगे जब वो भविष्य में जनता के साथ ही जोड़ लेंगे, ठीक है। इतनी बात हुई। अब आगे की बात करती हूँ। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक बात और कही थी, लाइन को बिल्कुल डिक्टो आपको बताना चाहूँगी कि आज़ादी के सिवाय किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी, इन सब को ख़त्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार हमें दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ नहीं। तो उन्होंने तभी एक मंत्र दिया था, करो या मरो। समझ रहे हो बात को? फिर देखो बात आती है 8 अगस्त 1942 की, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को की घोषणा कर दी थी। तो 8 अगस्त 1942 की बात आती है, कांग्रेस की बैठक थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया
और वल्लभ भाई पटेल जी ने भी फुल सपोर्ट दिखाया कि ठीक है, आई एम रेडी। लेकिन हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ये साथ नहीं आई तब भी। देखो, ये बात भारत में पहले से ही रही है कि एकता नहीं है। कोई भी आंदोलन हुआ है भारत में, अगर वो आंदोलन असफल हुआ है तो उसकी मेन बात यही रही है कि उसमें एकता नहीं रही। सब लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। देखो, अब मैं हाल ही के कुछ अगर आपसे प्रोटेस्ट की बात करूं, कि CAA और NRC का मुद्दा हुआ है, मुस्लिमों का मुद्दा था, कुछ पॉइंट्स उसमें गलत हैं, सही है, मैं अपना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ उस लॉ के ऊपर। हो सकता है वो किसी की नज़र में ठीक हो, किसी की नज़र में गलत हो। लेकिन जब CAA और NRC का मुद्दा उठा तो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रोड पे आ गई, मुस्लिम लोग रोड पे आ गए। लेकिन क्या किसी हिंदू ने सपोर्ट किया? नहीं किया, क्योंकि वो उनका मुद्दा नहीं था। अब बात आई किसान आंदोलन की, तो इसमें सिर्फ हिंदुओं का आंदोलन बन के रह गया ये, ठीक है। क्या मुस्लिम खेती नहीं करते? उनके वहाँ पे खेती नहीं होती? लेकिन क्या में ये पहले से ही रहा है कि एकता नहीं दिखाई यहाँ के लोगों ने। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग साथ नहीं आए, अपना समर्थन नहीं दिया उन्होंने। फिर 9 अगस्त 1942 से आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब आंदोलन स्टार्ट होते ही ऑपरेशन जीरो आवर लगा हुआ था इंडिया में। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत वो कार्रवाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या है। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है, ये आपका काम है देखना कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या था। पता होगा आपको, नहीं पता है तो चेक करो। तो ब्रिटिशर्स जो है ऑपरेशन जीरो आवर का फंडा अपना रहे थे। तो उन्होंने आंदोलन के स्टार्ट होते ही किया ये कि गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को पूना में एक आगा खा पहले से वहाँ पे डाल दिया कि आप लोग यहाँ पे रहो, ठीक है। और जो कांग्रेस की समिति के जितने भी सदस्य थे, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, नेहरू जी हुए, अब्दुल कलाम आज़ाद हुए, वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, ये सब हुए। इन्हें अहमदनगर फोर्ट में डाल दिया। जो राजेंद्र प्रसाद जी उसमें नज़रबंद कर। इन्हीं के साथ ही थे शिव कुमार और रामानंद जी, उन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर दिया। ये चलता रहा। तो उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड वेवल साहब। अब जब इतने ज़्यादा नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा इसमें गिरफ्तारी हुई है, तो इस आंदोलन ने जो है बहुत भीषण रूप ले लिया। तो हमारा काम सिर्फ यही था, इसकी थोड़ी सी स्टोरी को जानना, क्या स्टोरी चली है इसके लिए। तो यहाँ सिर्फ इसने यही पूछा है कि जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और अगर उस टाइम पे पूछे कमांडर इन चीफ कौन थे, तो लॉर्ड वेवल साहब, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? अब जो भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी बताई है, तो आपको पता तो होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट ही क्यों किया, ज़रूरत ही क्या पड़ी भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने की। तो देखो, ये स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन के विरोध में। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942। क्या था इस क्रिप्स मिशन में कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया? देखो, पहली बात तो इसको लेके आए थे क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे क्रिप्स मिशन को, इसको वो लेके आए थे, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ गया। तो इसमें बात ये थी, उन्होंने बोला, देखो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान जो है, जापान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया हुए हैं, उन्होंने ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया कि भारत को स्वतंत्र करो। तो इसीलिए क्रिप्स साहब जो है भारत में क्रिप्स मिशन लेके आ गए और उन्होंने आज़ादी देखो हमें किस तरीके से देनी चाहिए। पहले उन्होंने बात बताई कि हम युद्ध के बाद, युद्ध में आ जाओ, युद्ध होते ही भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भारतीयों के लिए एक अलग संविधान बना देंगे, उसकी कमेटी बना के उसके लिए अलग संविधान बना देंगे, जिसमें कौन कौन होंगे? जो भारत के प्रांत हैं उनके निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े हुए हैं उनके प्रतिनिधि। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई उस संविधान को नहीं मानना चाहता, भारत में अगर कोई भी प्रांत उस नए संविधान को ना मानना चाहे, मना कर दे, तो जो वर्तमान की कंडीशन है वो उसे मानने के लिए भी स्वतंत्र होगा। और चौथी बात उन्होंने ये बताई कि युद्ध के टाइम पे ब्रिटिश वायसराय एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करेगी, जिसमें भारतीय भी होंगे, उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आएगी, ठीक। वही था, बांट देना ही काम था कि जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन मानना हो मानो, नहीं मानना तो जो वर्तमान में सिचुएशन है, जो वर्तमान में हमने चला रखा है उसी को मान लो, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। और तुम लोग संविधान बनाने के लिए बोल रहे हो तो तुम्हारा संविधान बन जाएगा,
लेकिन जो मेन पावर होगी वो ब्रिटिशर्स की ही होगी। अब जो डिफेंस के मुद्दे हैं वो सब ब्रिटिशर्स ही देखेंगे। तो इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। और जब भी क्रिप्स मिशन आया था, इसी को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। क्वेश्चन पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आपने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पक्का सुना होगा। कहाँ सुना था? जब हमारा संविधान सभा का गठन हो गया था और संविधान सभा का पहला अधिवेशन हो रहा था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पद संभाला था। ये आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसी आंदोलन से भी जुड़े थे? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बना ली थी? देखो, 1946 के चुनाव के बाद में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने गठबंधन कर लिया और इन्होंने अपनी सरकार बना ली बंगाल में। कहाँ पे बना ली इन्होंने अपनी सरकार? बंगाल में बना ली थी। गठबंधन की सरकार थी ये। और इसमें मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? ए.के. फजलुल हक ने। किसने किया था? ए.के. फजलुल हक ने। पता होना चाहिए किसने किया था? ए.के. फजलुल हक ने। तो मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित तो हो गया बंगाल में, लेकिन जो सत्ता आई थी वो मिली थी इन्हें 14 अगस्त 1947 में। कब मिली थी वो सत्ता इन्हें? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित की? तो सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में उन्होंने कौन सी तिथि को सुनिश्चित किया? वो थी आपकी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित कर दिया। अब ये सीधी कार्यवाही दिवस क्या था? उन्होंने वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को तो रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते, और उन्होंने अपना एक अलग राज्य बनाने की मांग करी और नाम दिया उन्होंने उसको पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, इसलिए उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। और 16 अगस्त 1946 को करने क्या वाले थे? करने क्या वाले थे? वे कुछ नहीं करते, दंगे फैलाना, आतंक फैलाना, और बस उन्हें यह दिखाना था किसी तरह की हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया 19 अगस्त 1946 को कि हमें तो अपना पाकिस्तान चाहिए। ये मांग उनकी चल नहीं रही थी, तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर ली 19 अगस्त 1946 और अपना प्लान बना लिया कि दंगे फैलाएंगे, आतंक फैलाएंगे और ये दिखा देंगे किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब हिंदू और मुस्लिम एक नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग राज्य और हिंदुओं के लिए अलग राज्य घोषित कर दो। ठीक है, तो यही था सीधी कार्यवाही दिवस 19 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की? मैक्सिमम लोग क्या आंसर करेंगे? रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं की। अगर आपको इसकी डेट पता हो तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि रानी लक्ष्मीबाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1943 में। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना फिर किसने की? वो कि आपके सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने की। और इसकी पहली फीमेल ब्रिगेड कमांडर कौन थी? वो थी लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, और पहली फीमेल ब्रिगेड थी इसकी लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। लो ऑप्शन वालों के ऑप्शन आ गया, अब लगाओ ऑप्शन। कि जो सितार है वो किस किस का मिश्रण है? ऑप्शन है बांसुरी और वीणा, बांसुरी और सारंगी, वीणा और तंबूरा, और वीणा और पियानो। तो इसका आंसर है वीणा और तंबूरा। ठीक है, तो जो सितार है वो किसका मिश्रण है? वीणा और तंबूरा। और अगर मैं बात करूं किसके सितार का आविष्कार किसने किया? ये किया है आपके अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरकू नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कोरकू नृत्य कहाँ का है। ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का नृत्य है कोरकू? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? सो थाली लोक नृत्य है आपका उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकना नृत्य कहाँ से संबंधित है? सो बहुत आसान है, मैं से मुकना और मैं से मणिपुर। सो मुकना लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। याद रखना, मैंने आपको 2-3 लोक नृत्य भी करा दिए साथ के साथ, तो धीरे धीरे याद करोगे सब याद हो जाएंगे। एक साथ रटने बैठोगे याद नहीं होंगे, तो जितना कवर करा रही हूँ उसके दिन उसको साथ के साथ कवर करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हराओबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जो नृत्य होता है ये एक मल्ल युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। और ये जो लाई हरोबा त्योहार है ये इसके ठीक जब मुकना मनाते हैं उसके लास्ट डे लाई हरोबा त्योहार बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? देखो 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें गांधी का अभिनय किसने किया ये पूछा है। में गांधी का अभिनय किया था बेन किंग्सले ने। किसने किया था? बेन किंग्सले। बेन किंग्सले, ठीक है। और एक और मैं बता देती हूँ साथ के साथ, उसके डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। कौन थे उसके डायरेक्टर? रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। अब देखो इनमें क्या एक्सप्लेनेशन दूँ इससे ज़्यादा, इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, तो इन सिर्फ फैक्ट्स को याद करो। गांधी फिल्म 1982, गांधी का किरदार निभाया बेन किंग्सले ने और उसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? किसको मिला था सबसे पहले पद्मश्री? वो मिला था नरगिस दत्त को। पता होगा, इजी क्वेश्चन है। किसको मिला था? नरगिस दत्त को। कब मिला था? 1958 में। 1958 नरगिस दत्त पहला पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। कब मिला इन्हें? ये इन्हें मिला है 1976 में। 1976 में मिला। क्यों मिला? किसकी रचना के लिए मिला? इन्हें मिला है प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति की रचना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? पहला भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ये मिला 1954। अगर पूरी डेट बताऊं तो 2 जनवरी 1954। और पहला किसको मिला? 1954 में मिला। जब 1954 से स्टार्ट हुआ तो पहला किसको मिला है? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? मतलब इसने पूछा है नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो नोबेल पुरस्कार एक स्वीडिश की अकेडमी है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर फेलोशिप किसके द्वारा दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप, देखो आप इसका ऑप्शन लगा सकते हो। अगर मैं ऑप्शन देती हूँ इसके, लोक कला, लोक कला, तीसरा ऑप्शन है आपका शास्त्रीय नृत्य, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो कौन सा है? चक्रधर फेलोशिप। आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी ना, नटराज की मूर्ति, ठीक है, डांस करते रहती है वो, नटराज की मूर्ति देखी होगी ना, तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि चक्रधर फेलोशिप, उसी की इमेज तो आपके माइंड में आई होगी। लेकिन जहाँ ये 2 ऑप्शन आ गए वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप उसको नटराज की मूर्ति से रिलेट करके शास्त्रीय नृत्य लगाए तो गड़बड़ हो जाएगी। चक्रधर फेलोशिप दी जाती है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, याद कर लो। चक्रधर फेलोशिप किसके क्षेत्र में दी जाती है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया क्वेश्चन हो। सो बीसी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? औषधि से। किससे संबंधित है? औषधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्रा नृत्य कहाँ से संबंधित है? कहाँ का है बुर्रा नृत्य? तो बुर्रा नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। बुर्रा नृत्य है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी भी यहाँ गई है, काफ़ी सारे नृत्य हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कि यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए यामिनी लिखी है अल उतबी ने। किसने लिखी है? उतबी। तारीख ए यामिनी किसने लिखी है? उतबी ने। 1-2 पुस्तक और बता देती हूँ मैं इसके साथ में, जैसे तबकाते अकबरी, तबकात ए अकबरी, तबकाते अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन। नोट कर लो इन्हें, इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तक। तबकाते अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन। एक और लिख लो, तबकाते नासिरी, ये है आपकी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। हो सकता है राइटिंग समझ नहीं आई मेरी, देखो मेरे पास लिखने का नहीं है इसलिए मैं हाथ से लिखती हूँ, सो राइटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती, बट मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख लो, मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक और लिखो, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बरनी। अब कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, किसने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही? जियाउद्दीन बरनी। और एक मैंने आपको बताई दी है, तारीख ए यामिनी किसकी है? उतबी की। एक बार फिर रिवाइज कर लो, तारीख ए यामिनी उतबी, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन, तबकाते नासिरी निज़ामुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, या फिर मिनहाजुद्दीन सिराज भी बोलते हैं इसको,
तारिक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। देखो आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, कुछ आपने सीखा ही होगा, टाइम वेस्ट ना हुआ हो आपका। ठीक है, तो चलो अब देखो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ये मत सोचना लाइक शेयर के लिए बोलूँगी, नहीं वो अलग बात है, वो मैंने स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, उसका कोई बार बार जिक्र नहीं है। देखो मैं आपको करा रही हूँ, 10-15 मिनट पढ़ाती हूँ, तो अगर आप दिन भर में 10-15 मिनट अपना कुछ सीखने को दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो मैं करा रही हूँ उसको प्लीज़ साथ के साथ करते चलो, तभी आपका स्कोर होगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे जीके सेक्शन में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इसमें स्कोर करना। ठीक है, और मैं क्वेश्चन छांट के ला रही हूँ, मैं बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये बात आपको भी पता होगा। तो कोशिश करना इन्हें डेली के डेली ही कवर कर लो, क्योंकि फिर जब इकट्ठा हो जाता है ना तब नहीं हो पाता। साथ के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना कुछ पढ़ लिया, और जब आप एग्जाम में बैठोगे, अभी थोड़ी सी वीडियोज़ और आने दो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपका लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, समझ नहीं आ रहा है नहीं करो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया।